हेलो मेरे स्टूडेंट्स, अगर आप नीट और जेई मेन के केमिस्ट्री का प्रिपरेशन कर रहे हैं और काफी फैटिग फील कर रहे हैं क्योंकि लग रहा है इतने शॉर्ट टाइम में रिवीजन कैसे होगा, तो मेरे वन शॉट वीडियो देखिए और आपका रिवीजन बहुत स्मूथली विद इन ए टाइम हो जाएगा। मैं पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 1 आवर के वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। गौर से देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वह सेक्शन है जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का केमिस्ट्री का स्टडी करते हैं। मींस यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन का स्टडी करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के यूज का भी स्टडी करते हैं। अब इस वजह से पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड कर पढ़ते हैं। वन पार्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, अनदर इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। ये जो वोल्टाइक सेल है और गैल्वेनिक सेल है, यह केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। केमिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। मींस इस गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है और उस केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट के तौर पे हमें इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है, राइट। तो डेफिनेट इसका मतलब यह हुआ कि इस गैल्वेनिक सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। जो रिएक्शन खुद ब खुद होता है या स्मॉल इनिशिएशन से होता है उसको हम लोग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। इसलिए हमारे गैल्वेनिक सेल के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होता है ऑल आर स्पॉन्टेनियस। मींस उसका डेल्टा जी क्या होगा, निगेटिव होगा, राइट। ये बात याद रखने वाली है। एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं, गैल्वेनिक जो वोल्टाइक सेल है, वोल्टा ने 1800 के आसपास सेल बनाया था जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता था। हालांकि वो मेटल को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन गैल्वेनी नाम के साइंटिस्ट, लुई गैल्वेनी उनका नाम हुआ, इन्होंने कोई सेल नहीं बनाया था। लेकिन इनका ब्रेन चाइल्ड था, मीन इनका आइडिया था कि एनिमल करंट होता है, मीन्स एनिमल के अंदर जो केमिकल चेंजेज होता है, जो बायोलॉजिकल रिएक्शन होता है, उसके रिजल्ट के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस वजह से वोल्टा ने इनके नाम को भी ऐड कर दिया और बोला कि ब्रेन चाइल्ड इन्हीं का था, इसलिए जो सेल मैं बना रहा हूं उस सेल का नाम गैल्वेनिक के नाम पे भी रहेगा और दुनिया फिर इनके नाम पे भी रखी। इसका मीनिंग हुआ कि ऑल केमिकल सेल, ऑल सेल जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जो केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, सबको बोलते हैं हम लोग गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। अब इधर आते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो हमारा होता है मोटा मोटी तौर पे, इसके अंदर होता क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मींस इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से हम लोग केमिकल चेंज कराते हैं। मींस तो क्लियर हो गया, अगर इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से कोई केमिकल चेंजेज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से कोई केमिकल चेंजेज हो रहा है, तो डेफिनेटली वो केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं हुआ, क्योंकि हमारा डेफिनेशन है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का कि जो रिएक्शन खुद ब खुद हो वो स्पॉन्टेनियस, और जिस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए हमें किसी एक्सटर्नल एजेंसी का रिक्वायरमेंट हो, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है एक्चुअल में एक वेजल है। सेल हमारा यही है, गैल्वेनिक सेल ही है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, उसी को नॉर्मली हम लोग सेल बोलते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऐसे सेल बोलते हैं इसको, लेकिन सेल होता नहीं है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो मोस्ट कॉमन हमारा सेल है उसमें मेटल का 2 रॉड रहता है और इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन लिए रहते हैं और इस दोनों रॉड को हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। अब मान लो यहाँ पे जो मेटल का रॉड है कि अगर आपने कॉपर का रॉड ले रखा है और इस सॉल्यूशन आपने CuSO4 का लिया है, कॉपर सल्फेट का, तो होता क्या है कि बैटरी से यहाँ से करंट फ्लो होता है। बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से जो कनेक्टेड रहता है वो पॉजिटिव रॉड कहलाता है, जो निगेटिव से कनेक्टेड वो निगेटिव रॉड कहलाता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में दोनों मेटल रॉड जो हमारे बैटरी से कनेक्टेड रहता है उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, लेफ्ट वाले को एनोड बोलते हैं और राइट वाले को यहाँ पे कैथोड बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो भी केमिकल चेंजेज होता है उस सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है बैटरी। बैटरी हटा दोगे नथिंग विल टेक प्लेस, एंड ड्यू टू बैटरी, ड्यू टू सेल, केमिकल चेंजेज विल टेक प्लेस, केमिकल चेंजेज टेक प्लेस। और इस केमिकल चेंजेज में एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन, इसको याद रखना भी आसान है, और कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन होता है। मैं आगे जब बताऊंगा भी आपको टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, तो भी डिस्कस करूंगा, रिडक्शन होता है, याद रखना इजी है। एनोड और कैथोड में यहाँ पे है, यहाँ पे सी है, ए सी से पहले आता है अल्फाबेट में, उसी तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन में वो पहले आता है आर से, तो जो पहले आता है वो पहले के पास होता है, जो बाद में आता है वो बाद के पास होता है। इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जो भी केमिकल चेंजेज होता है, नॉर्मली हमारा मेटल रॉड में से एनोड से मेटल निकलता है और कैथोड पे जाकर डिपॉजिट होता है। तो ये जो हमारा केमिकल चेंजेज होता है
और यहाँ पे कॉपर सल्फेट ब्रेक होकर के इलेक्ट्रिसिटी के पास होने की वजह से कॉपर सल्फेट कॉपर 2+ और सल्फेट आयन में ब्रेक हो जाता है। तो इस बैटरी की वजह से जो सॉल्यूशन में केमिकल चेंजेज होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। एंड इस पूरे वेसल को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल वह वेसल है जहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल वह वेसल है जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल वह वेसल है जिसके अंदर ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है। आपके एग्जाम में नीट में और जेई में कई बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ चुका है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर किस तरह का रिएक्शन होता है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस। और गैल्वेनिक सेल के अंदर कैसा रिएक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जब भी होगा उसका डेल्टा जी मींस चेंज इन गिब्स एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, राइट। ये हमारा हुआ बेसिक एक ब्रीफ आइडिया कि हमारे किस तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या हमें पढ़ना है। पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर क्या होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमारा यह बैटरी है जिसको हम लोग मेटल रॉड से कनेक्ट कर देते हैं और वेसल है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स ले रखे हैं हम लोग। जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करते, जैसे बैटरी हमारा बैटरी पे करंट फ्लो करेगा, सर्किट यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से हमेशा करंट बाहर निकलता है, मींस का मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरह से होगा। यहाँ पे होता क्या है कि एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है। एट एनोड ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है। इस रॉड से, मेटल रॉड से हमारा कॉपर एटम, जो भी मेटल यहाँ रहेगा मेटल रॉड, उस मेटल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके मेटल का आयन बनकर सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा। यहाँ पे कॉपर है तो कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो जाता है और ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है, राइट। अभी कॉपर हमारा कॉपर 2+ बन गया और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है वह इलेक्ट्रॉन रॉड होते हुए, बैटरी होते हुए इस तरीका से कैथोड पे आ जाता है। तो एट कैथोड, अब कैथोड पे क्या होगा, तो कैथोड पे होता क्या है, कैथोड पे रिडक्शन होगा। तो सॉल्यूशन के अंदर का जो कॉपर 2+ है वो कैथोड को अप्रोच करता है और इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर 2+ हमारे एक्वस सॉल्यूशन में है, वो कैथोड को अप्रोच करता है और इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में डिपॉजिट हो जाता है, राइट। मींस मोटा मोटी जब हमारा कोई मेटल रॉड अपने ही आयंस के सॉल्यूशन में डिप्ट होगा और उसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना उसमें यही होगा। एनोड से मेटल का लिबरेशन होता है, कैथोड पे डिपोजिशन होता है, मींस कैथोड रॉड पे आकर के मेटल डिपोजिट होगा, मींस यहां से लिबरेशन, यहां पे डिपोजिशन होगा। अब हमें यह देखना है कि यहां पे कितना इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा तो कितना मेटल यहां से लिबरेट होगा, कितना डिपोजिट होगा। हालांकि जितना यहां से लिबरेट होगा उतना ही डिपोजिट होता है, लेकिन डिपोजिट और लिबरेटेड मास और करंट में रिलेशन देने, करंट और इलेक्ट्रिसिटी में रिलेशन के लिए फैराडे आए। मींस फैराडे वो साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिटेल में बताया, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। मींस किसी सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोलाइट से करंट कैसे फ्लो होता है उसके बारे में उनका ही एग्जॉस्टिव स्टडी था। माइकल फैराडे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत इलेक्ट्रिक मोटर बनाया और बहुत सारे डायनेमो बनाया, उन्होंने बहुत सारा काम किया है। जो डिटेल वीडियो मेरा जो है उसमें सब कुछ मैं पढ़ाया हूँ, लेकिन अभी तो शॉर्ट फटाफट मैं रिविजन करवा रहा हूँ आपको। तो अब ये होता क्या है कि फैराडे लॉ, फैराडे हमें बताता है कि कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, कितना लिबरेट होगा। तो फैराडे का लॉ दो फॉर्म में है। फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ बताता है कि कितना अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा सेल से तो कितना मेटल डिपॉजिट होगा। तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा m इज इक्वल टू E बाई 96500 I इंटू टी। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप ऑलवेज याद रखो। यहाँ पे कौन क्या है, I है करंट जो फ्लो होता है, करंट जो सर्किट से फ्लो हो रहा है, टाइम जितना देर, टाइम जितना समय तक करंट फ्लो हुआ, E हुआ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड, और M हुआ अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ। मींस अगर आपको ई पता है, आई पता है, टी पता है तो निकल जाएगा। ये हुआ फैराडे फर्स्ट लॉ। अब है फैराडे सेकेंड लॉ क्या होता है। तो फैराडे सेकेंड लॉ देखो क्या है आप सब। फैराडे सेकेंड लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ ये क्या बोलता है। फैराडे सेकेंड लॉ ये बोलता है कि अगर मोर देन वन इलेक्ट्रोलिटिक सेल से, मोर देन वन इलेक्ट्रोलिटिक सेल से, जैसे यहां पे मोर देन वन इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, मोर देन वन इलेक्ट्रोलिटिक सेल से अगर इक्वल इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाए, बैटरी यहां में लगा दिया
और यहां भी एक सेल ले लिया गया, इससे भी बैटरी कनेक्ट किया गया, दोनों ही बैटरी से इक्वल इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्ज होता है। मोर देन वन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से अगर इक्वल इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाए, इक्वल दोनों से सेम चार्ज पास कराया जाए, तो जो सब्सटेंस डिपोजिट और लिबरेट होगा, जो सब्सटेंस डिपोजिट और लिबरेट होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, वो अपने अपने इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मींस डिपोजिटेड और लिबरेटेड जो सब्सटेंस होगा वो अपने इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग यह हुआ इसका मीनिंग यह हुआ कि यहाँ पे मान लो अगर M1 सब्सटेंस डिपोजिट या लिबरेट हो रहा है, यहाँ पे M2 डिपोजिट और लिबरेट हो रहा है। इसका और मीनिंग यह हुआ कि M1 बाई M2 इज इक्वल टू हो जाएगा E1 बाई E2। E1 हुआ इसका इक्विवेलेंट वेट और E2 हुआ इस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट। मींस इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो सब्सटेंस डिपोजिट हुआ है उसका मास M1 है, उसका इक्विवेलेंट वेट E1 है। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, सेल 1, सेल 2। इसमें जो सब्सटेंस डिपोजिट या लिबरेट हुआ है उसका इक्विवेलेंट वेट अगर E2 है और मास M2 है, तो हमारा फॉर्मूला होगा M1 बाई M2 इक्वल टू E1 बाई E2। दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फैराडे सेकंड लॉ। लेकिन फैराडे सेकंड लॉ का एक प्रैक्टिकल फॉर्म है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है। वो प्रैक्टिकल फॉर्म हमारा क्या होता है फैराडे सेकंड लॉ का? प्रैक्टिकल फॉर्म समझने के लिए हमें पहले 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी समझना होगा। 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी, 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, राइट। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप निकालोगे तो उसका वैल्यू आएगा, मींस 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.062 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इंटू 1 मोल में इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है 6.022 10 टू द पावर 23। इस सबको मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, अप्रोक्सीमेटली आएगा 96500 कूलम। इसी को हम लोग 1 फैराडे बोलते हैं। और ये 1 फैराडे हमारा होता है 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी। 1 फैराडे जिसको हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से, फैराडे, फैराड नहीं, यही हुआ 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी, 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी, राइट। आप सब कंफ्यूज नहीं हो रहा? कई बार बच्चा से पूछा है, बच्चा को लगने लगता है कि फैराडे भी इलेक्ट्रिसिटी का हमारा मींस चार्ज का ऐसा यूनिट है। नहीं, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम भी है, लेकिन 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग फैराडे बोलते हैं। फैराडे सेकंड लॉ का जो प्रैक्टिकल फॉर्म है वो यह है, 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी कैन डिपोजिट और लिबरेट 1 इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के 1 इक्विवेलेंट को 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी डिपोजिट और लिबरेट कर सकता है। अब 1 इक्विवेलेंट सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ? 1 इक्विवेलेंट का मतलब हुआ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है गिवन मास मींस मास बाय इक्विवेलेंट वेट, राइट। किसी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के इक्वल मास लोगे तो उसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना होगा? 1 होगा। तो ये हमारा हुआ तो 1 इक्विवेलेंट किसी भी सब्सटेंस को लिबरेट और डिपोजिट करेगा 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। अब नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में क्या रिलेशन होता है आपको पता है? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है मास बाय मोलेकुलर वेट, राइट। और इक्विवेलेंट वेट हमारा होता है मोलेकुलर बाय एन फैक्टर। तो मास बाय मोलेकुलर वेट बाय एन फैक्टर, यह एन फैक्टर उलट के ऊपर चला जाता है, मास बाय मोलेकुलर वेट इनटू एन फैक्टर, राइट। इसका मीनिंग यह हुआ कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो नंबर ऑफ मोल जितना होगा उसमें एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो जाएगा। और इस तरीका से जैसे हमसे कोई पूछता है कि 1 मोल सोडियम प्लस को सोडियम के फॉर्म में डिपोजिट करना है, कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? 1 फैराडे, 1 मोल। 1 मोल कैल्शियम 2 प्लस को डिपोजिट करना है कैल्शियम के फॉर्म में, कितना फैराडे चाहिए? 2 फैराडे, क्योंकि कैल्शियम में 2 प्लस चार्ज है। 1 मोल एल्युमिनियम 3 प्लस को एल्युमिनियम के फॉर्म में डिपोजिट करना है, कितना फैराडे चाहिए जी? 3 फैराडे, क्योंकि 1 एल्युमिनियम में 3 चार्ज है।
अब 1 मोल सोडियम प्लस 1 इक्विवेलेंट ही सोडियम होगा, क्योंकि सोडियम प्लस का एन फैक्टर क्या है 1, किसी कटायन का एन फैक्टर उस पे जो चार्ज प्रेजेंट रहता है वह होता है। सोडियम का एन फैक्टर 1 होगा, कैल्शियम का एन फैक्टर 2 होगा, एल्युमिनियम का एन फैक्टर 3 होगा। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अगर सोडियम का लिखेंगे हम लोग 1 मोल के अंदर तो कितना हो जाएगा 1 मोल सोडियम प्लस 1 इक्विवेलेंट सोडियम प्लस हो जाएगा 1 इक्विवेलेंट सोडियम प्लस भी 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लेगा सोडियम में कन्वर्ट करने के होने के लिए, लेकिन 1 मोल हमारा जो कैल्शियम 2 प्लस है वो 2 फैराडे हो जाएगा, 2 इक्विवेलेंट हो जाएगा, 2 इक्विवेलेंट कैल्शियम 2 प्लस हो जाएगा। क्यों जी? क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल में एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। कैल्शियम 2 प्लस का एन फैक्टर 2 है तो 1 इंटू 2 2 इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो 2 इक्विवेलेंट कैल्शियम 2 प्लस को कैल्शियम डिपोजिट होने के लिए 2 फैराडे चाहिए, तो 1 इक्विवेलेंट कैल्शियम 2 प्लस को कैल्शियम में डिपोजिट होने के लिए कितना चाहिए जी 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इस तरीका से आप देख रहे हो। इस तरह से एल्युमिनियम का भी हम लोग देख सकते हैं, एल्युमिनियम में केस में भी हो जाएगा। मींस यहां पे आप देखो एल्युमिनियम का 1 मोल एल्युमिनियम को हम लोग कितना इक्विवेलेंट लिख सकते हैं 3 इक्विवेलेंट, क्योंकि एल्युमिनियम का एन फैक्टर 3 है। किसी का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना होगा तो उसके नंबर ऑफ मोल में एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 मोल एल्युमिनियम 3 प्लस 3 इक्विवेलेंट एल्युमिनियम 3 प्लस हो गया। तो 3 इक्विवेलेंट एल्युमिनियम 3 प्लस को एल्युमिनियम में कन्वर्ट करने के लिए 3 फैराडे चाहिए। तो 1 इक्विवेलेंट एल्युमिनियम 3 प्लस को एल्युमिनियम में कन्वर्ट करने कितना चाहिए जी 1 फैराडे चाहिए। इसका मीनिंग हुआ कि 1 मोल डिफरेंट सब्सटेंसेस को डिपोजिट और लिबरेट करने के लिए डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट होता है, बट 1 इक्विवेलेंट सब्सटेंस को लिबरेट और डिपोजिट करने के लिए ओनली 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी का ही रिक्वायरमेंट होता है। इस तरीका से फैराडे का सेकेंड लॉ का प्रैक्टिकल फॉर्म बन जाता है और इससे बहुत सारा क्वेश्चन बहुत इजीली हम लोग बना लेते हैं क्योंकि जैसे ही हमें पता चलता है कितना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी है तो जितना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होगा उतना ही इक्विवेलेंट आपका मेटल सब्सटेंस लिबरेट और डिपोजिट होगा। इस तरीका से डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। फैराडे लॉ के बेसिस पे इस तरह के क्वेश्चन बड़ा बहुत ही कॉमन है, एग्जाम में रेगुलरली आते रहता है। तो आप देखो क्वेश्चन यह है कि 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। पहला हमारा कॉपर सेल कॉपर रॉड का है जिसके अंदर सॉल्यूशन के तौर पर कॉपर सल्फेट लिया गया है। दूसरे सेल में जिंक रॉड है और इलेक्ट्रोलाइट हम लोग जिंक सल्फेट लिए हुए हैं। तीसरे में सिल्वर हमारा इलेक्ट्रोड है और सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट का है। तीनों ही सेल से इक्वल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा रहा है, पास कराया जा रहा है सबसे। मींस ऑल 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर इन सीरीज कनेक्शन। सीरीज में करंट सेम पास करता है और सेम टाइम तक करंट फ्लो कराओगे तो चार्ज सेम होगा, इसलिए तीनों ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इक्वल करंट 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जा रहा है। इक्वल इलेक्ट्रिसिटी तीनों सेल से इक्वल इलेक्ट्रिसिटी 1 फैराडे पास कराया जा रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि तीनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो मेटल डिपोजिट होगा, जो सॉफ्टवेयर डिपोजिट होगा, उसका अमाउंट बताओ। तभी मैं आपको बताया हूं कि 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी कैन लिबरेट और डिपोजिट 1 इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। तो यहां पे डिपोजिट कौन हो रहा है? कॉपर हो रहा है। कॉपर यहाँ कॉपर 2 प्लस के फॉर्म में है, कॉपर डिपोजिट हो रहा है। तो कॉपर 2 प्लस कितना डिपोजिट होगा? तो 1 इक्विवेलेंट डिपोजिट होगा। 1 इक्विवेलेंट का मास इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होता है। तो कॉपर 2 प्लस का इक्विवेलेंट कितना होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर 2 प्लस एटॉमिक वेट बाय 2, इसका एटॉमिक वेट होता है 63.5 बाई कितना हो जाएगा जी 2। इतना ग्राम हमारा कॉपर डिपोजिट होगा। तो कॉपर डिपोजिट कितना होगा? कॉपर डिपोजिट होगा 63.5 बाई 2 ग्राम, 1 इक्विवेलेंट मास। जिंक डिपोजिट होगा अपना 1 इक्विवेलेंट मास। तो जिंक का इक्विवेलेंट मास कितना होता है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, जिंक एजेडेंट 2 प्लस के फॉर्म में है तो एटॉमिक वेट बाई 2, एटॉमिक वेट जिंक का होता है 65, तो 65 बाई 2 ग्राम होगा जिंक हमारा डिपोजिट। अब सिल्वर का देखते हैं। सिल्वर Ag प्लस के फॉर्म में रहता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag प्लस का इक्विवेलेंट क्या होगा? एटॉमिक वेट बाई 1, क्योंकि Ag के ऊपर चार्ज +1 है तो 108 होता है एटॉमिक वेट, तो 108 बाई 1 ग्राम। इस तरीका से सिल्वर डिपोजिट होगा 108 ग्राम, जिंक डिपोजिट होगा 65 बाई 2 ग्राम और कॉपर डिपोजिट होगा 63.5 बाई 2 ग्राम। तो आप देख रहे हो इक्वल इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बावजूद भी तीनों सेल में अलग अलग सब्सटेंस डिपोजिट हुआ। तो मास तीनों का अलग अलग हुआ लेकिन तीनों का इक्विवेलेंट सेम है। कॉपर भी 1 इक्विवेलेंट डिपोजिट हुआ, जिंक भी 1 इक्विवेलेंट डिपोजिट होगा
और सिल्वर भी 1 इक्विवेलेंटली डिपॉजिट होगा। मींस सीरीज में जितना भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा सबसे इक्वल इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, तो उस केस में सभी सेल में इक्वल इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट होगा। ओके, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड का टाइप, तो इलेक्ट्रोड दो तरह का होता है, वन हमारा एक्टिव इलेक्ट्रोड है, दूसरा इनर्ट इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड वह होता है जो इलेक्ट्रोड मींस जो मेटल रॉड हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस के ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट करता है। एक्टिव इलेक्ट्रोड वह होता है जो इलेक्ट्रोलाइसिस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट करता है, और जितने भी हमारे एनी मेटल रॉड्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस एक्ट एज एक्टिव इलेक्ट्रोड। मींस कोई भी मेटल रॉड अपने ही आयंस के सॉल्यूशन में जब प्रेजेंट होगा तो एक्टिव इलेक्ट्रोड जैसे बिहेव करेगा। एज फॉर एग्जांपल जिंक इन जिंक सल्फेट, कॉपर इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सिल्वर इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ऑल आर एक्टिव इलेक्ट्रोड। जब भी कोई इलेक्ट्रोड एक्टिव होगा तो हमेशा इलेक्ट्रोलाइसिस ड्यूरिंग एक ही फिनोमेना होगा, वो यह होगा कि एनोड से मेटल लिबरेट होगा, कैथोड पे मेटल डिपॉजिट होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस नथिंग विल टेक प्लेस, राइट। अब इसके अलावा एक और इलेक्ट्रोड है जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है, दैट इज मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड, Hg, बिकॉज Hg फॉर्म्स अमलगम मींस अलॉय विथ ऑल मेटल्स। अलॉय फॉर्मेशन एक केमिकल चेंज होता है, और हमारा मर्क्यूरी दुनिया के सभी मेटल के साथ अलॉय फॉर्म करता है एक्सेप्ट आयरन एंड प्लेटिनम। आयरन प्लेटिनम को छोड़कर सबसे मींस अलॉय फॉर्म करता है, जिसकी वजह से मर्क्यूरी अगर इलेक्ट्रोड के तौर पर यूज होगा तो केमिकल चेंज में पार्टिसिपेट कर सकता है। सो मर्क्यूरी इज आल्सो टेकन एज एक्टिव इलेक्ट्रोड, राइट। अब इनर्ट इलेक्ट्रोड हमारा क्या है, तो नेम से क्लियर, इनर्ट इलेक्ट्रोड वह होता है जो इलेक्ट्रोलाइसिस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब पॉइंट एक, इनर्ट इलेक्ट्रोड जैसा बिहेव कौन करेगा, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड जैसा बिहेव कौन करेगा, वही कर सकता है जो इनर्ट मेटल हो, मींस जो नोबल मेटल हो। जितने भी हमारे नोबल मेटल्स है जैसे प्लेटिनम है, ऑस्मियम है, गोल्ड है, इरिडियम है, ये सब लोग बिहेव करता है और यूज होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड जैसा। इसमें सबसे कॉमन हमारा है प्लेटिनम। इनर्ट इलेक्ट्रोड से देखते हैं किस तरीका से इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट राइट करते हैं, क्योंकि एक्टिव तो मैं बता चुका हूं, एक्टिव में तो क्या होगा, लिबरेशन डिपोजिशन ओनली होगा। इस यहां पे अब क्वेश्चन लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड, राइट। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड से हम लोग क्लासेस कर रहे हैं मोल्टेन सोडियम क्लोराइड का। मोल्टेन सोडियम क्लोराइड में सोडियम प्लस होगा, Cl माइनस होगा, तो यहाँ पे एक ही कटायन एक ही एनायन है। तो जब हमारा इलेक्ट्रोड एक्टिव नहीं रहता, इनर्ट रहता है, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस ड्यूरिंग हमारा इलेक्ट्रोड तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, तो मेटल से न एनोड से न लिबरेशन होगा न कैथोड पे डिपोजिशन होगा। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल होने की वजह से एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन होगा, और उसमें होता क्या है, एनोड पे जाता है अनायन और इलेक्ट्रॉन लूज करके डिस्चार्ज हो जाता है, एंड कैथोड पे जाता है कटायन एंड गेट डिस्चार्ज आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना बेहद आसान है, एनोड से ए से एनोड, ए से अनायन, सी से कटायन, सी से कैथोड, राइट। तब देखो क्या होगा, एट एनोड, एनोड पे कौन जाएगा हमारा, एनायन जाएगा, Cl माइनस, Cl माइनस गया, 2Cl माइनस, इसके पास एक Cl पे एक निगेटिव है, 2 Cl पे 2 निगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, Cl एटम बन गया, दोनों Cl एटम आपस में कंबाइंड होकर Cl2 गैस बन जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि 2 मोल Cl माइनस एनोड पे 1 मोल क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करेगा। 2 मोल Cl माइनस एनोड पे 1 मोल क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करेगा। अब देखते हैं कैथोड पे क्या होगा, यहाँ पे एट कैथोड, तो कैथोड पे कौन जाएगा, हु विल अप्रोच एट कैथोड, सो कटायन विल अप्रोच कैथोड, तो कटायन जाएगा, कटायन हमारा सोडियम प्लस है। एक और बात जो आप सबको पता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ड्यूरिंग जितना इलेक्ट्रॉन एनोड पे लॉस होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन कैथोड पे गेन होता है। तो हमारा 2 सोडियम प्लस जाएगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ उसको गेन करेगा, और सोडियम मेटल के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस तरीका से जब हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड रखेंगे और मोल्टेन सोडियम क्लोराइड का क्लासेस करेंगे, तो एनोड पे क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगा, कैथोड पे सोडियम मेटल प्रोड्यूस होगा, एनोड पे गया एनायन, कैथोड पे गया कटायन, प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, राइट। अब इसमें देखते दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। अब इस बार हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करें, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। इस बार एक्वस सोडियम क्लोराइड का कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। एक्वस सोडियम क्लोराइड का मतलब होगा सोडियम प्लस होगा, Cl माइनस होगा, वाटर होगा, और वाटर के अंदर H प्लस होगा, OH माइनस होगा। इस बार अब अगर हमें चेक करना है
कि कैथोड पे कौन जाएगा, एनोड पे कौन जाएगा, तो आई हैव सम प्रॉब्लम बिकॉज नाउ आवर electrolytic solution has more than one cations or more than one anions. In this case, when electrolytic solution has more than one cations or anions, then their discharging tendency means discharging tendency of cations and anions will decide electrolysis product. इस बार कटायन आयन का डिस्चार्जिंग टेंडेंसी डिसाइड करता है, मींस किस कटायन को डिस्चार्ज होने का टेंडेंसी ज्यादा है वही डिसाइड करेगा कौन प्रोडक्ट होगा। डिस्चार्जिंग टेंडेंसी का जो ऑर्डर मैं लिखा हूं इसी ऑर्डर के बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट को राइट करेंगे। ये ऑर्डर आपको याद रखना होगा। यह ऑर्डर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे डिसाइड होता है, तो उसके बेसिस पे लिखेंगे कटायन का हुआ, एनायन का डिस्चार्जिंग टेंडेंसी है। चलिए यहां देखते हैं। अब सोडियम प्लस और हमारे H प्लस में डिस्चार्जिंग टेंडेंसी किसका ज्यादा है जी? H प्लस का है, इसलिए कैथोड पे जाएगा कौन? H प्लस। एट कैथोड, कैथोड पे 2H प्लस जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन गैस बनकर रिलीज हो जाएगा। अब एनोड पे कौन जाएगा? तो देख लो OH माइनस और Cl माइनस पर डिस्चार्जिंग टेंडेंसी किसका ज्यादा? Cl माइनस का, तो Cl माइनस जाएगा। मींस एट एनोड, एनोड पे 2Cl माइनस गया, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और क्लोरीन गैस बन जाएगा और रिलीज हो जाएगा। मींस जब आप एक्वस सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड से, मींस इनर्ट से, तो एनोड पे मिलेगा आपका क्लोरीन गैस और कैथोड पे मिलेगा हाइड्रोजन गैस। अब मैं बताने जा रहा हूं कि डिस्चार्जिंग टेंडेंसी तो डिसाइड करेगा ही, लेकिन ये कई बार कंसंट्रेशन भी रोल प्ले करता है और एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। जैसे हमारा हमसे कहा गया कि एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, मींस ये हमारा एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है। एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 यहां पे है, H2SO4 एक्वस H2SO4 सॉल्यूशन, इसका हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। तो यहाँ पे H प्लस होगा, सल्फेट एनायन होगा, OH माइनस होगा, वाटर है, ये सब है। एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइसिस किया जा रहा है। हमसे पूछा जाता है कि आप इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट बताओ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट लिखना होगा, तो रूल हमें पता है। एट एनोड, एनोड पे कौन जाएगा? क्योंकि यहाँ पे OH माइनस और सल्फेट एनायन, दो एनायन है। अभी हम लोग देखें डिस्चार्जिंग टेंडेंसी, हमारे OH माइनस का डिस्चार्जिंग टेंडेंसी सल्फेट एनायन से ज्यादा होता है, इसलिए एनोड पे जाएगा OH माइनस, 2OH माइनस जाता है। अच्छा हाँ, एक बात आपको याद भी सीखना भी होगा कि OH माइनस एनोड पे जाकर कैसे डिस्चार्ज होकर के क्या प्रोड्यूस होता है, याद रखना भी होगा। OH माइनस ऑलवेज ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है। एक OH पे 1 नेगेटिव, 2H पे 2 नेगेटिव, इस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, और ये बन जाता है हाफ O2 ऑक्सीजन गैस, और साथ में वाटर भी प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली सॉल्यूशन ये एक्वस है, इसलिए वाटर प्रोड्यूस करने का तो कोई मतलब है नहीं। H2O, कोई पूछेगा कि एनोड पे क्या प्रोड्यूस होता है? ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होता है। अब कैथोड पे देखते हैं, तो एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा? तो कैथोड पे जाएगा हमारा, अब कैथोड पे हमारा जाता है H प्लस, 2H प्लस गया, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज हुआ उसको एब्जर्व करके, मींस गेन करके हाइड्रोजन गैस बन जाता है। मींस एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस अगर आप करोगे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड से, तो एनोड पे मिलेगा आपको ऑक्सीजन गैस एंड कैथोड पे मिलेगा हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में बोल दिया कि व्हेन H2SO4 इज कंसंट्रेटेड, अगर यहाँ डायल्यूट बोला तब भी प्रोडक्ट यही होगा, कुछ नहीं बोला तब भी यही होगा। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड बोल दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, अगर यह आपसे बोल दिया, तो इसका मतलब यह हुआ कि कंसंट्रेटेड होने का मतलब हुआ कि राइट है कि इस सॉल्यूशन में डिस्चार्जिंग टेंडेंसी OH माइनस का सल्फेट से ज्यादा है। लेकिन अगर हमारा सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, इट मींस दिस सॉल्यूशन हैज हायर नंबर ऑफ सल्फेट आयंस, तो नंबर ज्यादा होने की वजह से सल्फेट आयन ही हमारा अप्रोच करेगा किसको? एनोड को। तो कंसंट्रेशन का रूल है, हाई कंसंट्रेटेड जब होगा, कंसंट्रेटेड जब होगा, तो एट एनोड, एनोड पे इस बार OH माइनस नहीं जाएगा, सल्फेट एनायन जाएगा, सल्फेट एनायन एनोड पे जाता है, और एनोड पे सल्फेट में आप सबको पता है कि सल्फेट में सब सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, इस सल्फेट बन जाता है पेरोक्सो डाइसल्फेट H2OH 2 माइनस, पेरोक्सो डाइस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। यहां जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, यहां भी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बात याद रखने वाली बात है, एग्जाम में आता है। यहां भी मींस सल्फेट के फॉर्म में भी हमारा सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है,
और पेरोक्सो में भी हमारा सल्फर का ऑक्सीडेशन प्लस 6 रहता है। तो यहाँ पे जब वो सल्फर का ऑक्सीडेशन में चेंज हुआ नहीं तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कहां से हुआ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है ऑक्सीजन। सल्फेट का ऑल 4 ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में रहता है और पेरोक्सो डाइसल्फेट का 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड के फॉर्म में आ जाता है। मींस इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इस तरह से ये 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड के फॉर्म में रहता है। इस पेरोक्साइड वाले ऑक्सीजन की वजह से पेरोक्साइड ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है और यहाँ पे चारों ऑक्सीजन का मींस 8 ऑक्सीजन का ऑल 8 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन से -2 है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का -1 हो गया जिसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिलीज हो जाता है। मींस सल्फेट बन जाता है पेरोक्सो डाइसल्फेट, पेरोक्सो डाइसल्फेट। और कैथोड पे तो वही रहेगा, कैथोड पे तो हमारा H+ ही जाएगा, यहाँ पे केवल एनोड पे चेंज होता है। एट कैथोड, कैथोड पे H+ जाएगा, 2H+ गया, 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, लेकर के हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो दिस इज द रोल ऑफ कंसंट्रेशन। आपसे पूछेगा कि सल्फ्यूरिक एसिड का प्लैटिनम इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे प्रोडक्ट क्या होगा, तो पेरोक्सो डाइसल्फेट प्रोड्यूस होगा। ये पेरोक्सो डाइसल्फेट जो हमारा रहता है ये फर्दर और भी एक काम कर लेता है। पेरोक्सो डाइसल्फेट जो प्रोड्यूस हुआ ये तो आंसर है, क्योंकि पेरोक्सो डाइसल्फेट को अगर वाटर से फिर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा बन जाता है, मींस कन्वर्ट हो जाता है, फाइनली H2O2 में भी कन्वर्ट हो जाता है और H2 इस पर प्रोड्यूस कर देता है। तो ऐसा भी बोल सकते हो कि आपके ऑप्शन में अगर H2O2 भी रहता है तो वो भी एक ऑप्शन में हो सकता है। लेकिन पहले हमारा ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन में पूछता है, इसी को रखता है, पूछेगा कि कंग सल्फ्यूरिक एसिड का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड से तो प्रोडक्ट क्या होगा, तो पेरोक्सो डाइसल्फेट मींस प्रोडक्ट होगा एनोड पे और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा कैथोड पे। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसके कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इससे करंट फ्लो होता है, यहाँ से बैटरी से करंट निकला वायर होते हुए प्लेट तक आया और दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, इस इलेक्ट्रोलाइट से करंट पास करता है। तो इसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का हमें कंडक्टेंस निकालना है, कंडक्टिविटी निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी निकालना है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना है, उसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से करंट फ्लो हो रहा है तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा, इसका रेजिस्टेंस का वही फॉर्मूला इस्तेमाल होता है जो हम लोग मेटालिक कंडक्टर के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहां पे R होता है रेजिस्टेंस, रो होता है रेजिस्टिविटी और L होता है हमारे वायर का लेंथ और A होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सेम फॉर्मूला यहां हम लोग अप्लाई करते हैं डायरेक्ट। मींस यहाँ पे R हो गया इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस, रो हो गया रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और L हो गया दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस और A होता है एरिया ऑफ प्लेट। अब इसको मैं उलट दिया तो 1/R हो गया रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी और ये हमारा L/A। अब फॉर्मूला फाइनली कंडक्टिविटी इज इक्वल टू हो गया कंडक्टेंस इनटू L/A। चूंकि L दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस होता है और A एरिया प्लेट का होता है, ये दोनों इनवेरिएबल होता है, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए दोनों कांस्टेंट होता है, इसलिए इसको सेल कांस्टेंट बोलते हैं। सेल जब तक नहीं बदलोगे नहीं बदलेगा, राइट। अब यहाँ पे हमें जो निकालना है वो सबसे पहला काम ये हमें करना है कि इस कंडक्टिविटी का, मींस कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। तो क्या होगा जी, यह कंडक्टेंस का यूनिट इनटू L/A। तो कंडक्टेंस का यूनिट एक होता है हमारा, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, तो ओम का उल्टा क्या होगा, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स जिसको हम लोग महो भी बोलते हैं, महो, राइट। तो ओम इनवर्स और लेंथ का यूनिट हमारा मीटर होगा, एरिया का मीटर स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा जी, मीटर इनवर्स हो जाएगा। लेकिन आजकल हम लोग कंडक्टेंस के लिए एक न्यू यूनिट यूज करते हैं, इसका नाम है साइमेंस। कंडक्टेंस का यूनिट न्यू यूनिट यूज होता है, साइमेंस का नाम है साइमेंस। तो अब हम लोग उसके लिए सिंबल एस इस्तेमाल होता है, तो हमारा यूनिट होगा अब साइमेंस मीटर इनवर्स। यही हमारा यूनिट होगा किसका जी, कंडक्टिविटी का। लेकिन कंडक्टिविटी का एक हम लोग खिचड़ी यूनिट भी इस्तेमाल करते हैं, मींस मिक्सचर, जहां पे वो किसी सिस्टम का नहीं रहता और वही बहुत पॉपुलर होता है, यहाँ पे बहुत यूजफुल है, खिचड़ी यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, और वो होता है साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, इसका हम लोग यूज करेंगे, ओके। अब हम लोग
कंडक्टिविटी का तो हाँ, अब कंडक्टिविटी को थोड़ा डिफाइन करते हैं, क्या हो कंडक्टिविटी होता क्या है। जिसमें एल का वैल्यू अगर हम 1 ले लेंगे और ए का वैल्यू 1 लेंगे, उसमें कंडक्टेंस कंडक्टिविटी के इक्वल हो जाएगा। और जिसमें एल का वैल्यू आप 1 लोगे और ए का वैल्यू 1 लोगे, तो दोनों प्लेट के बीच का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो ए इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा जी, वॉल्यूम होता है, वो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मींस जिस समय हमारा ये वॉल्यूम दोनों बीच इलेक्ट्रोलाइट, दोनों ही प्लेट के बीच का जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका वॉल्यूम कितना होगा, ए इंटू एल होगा। अगर ए और एल दोनों को 1 ले लेते हो तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। अगर इसको भी 1 सेंटीमीटर, इसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको 1 सेंटीमीटर ले लें तो ये हमारा हो जाएगा वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब। मींस जिस समय इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के वॉल्यूम को 1 लेते हो, उस समय जो कंडक्टेंस होता है वही कंडक्टिविटी कहलाता है। जब एल और ए का वैल्यू 1 कर दोगे तो कंडक्टिविटी कंडक्टेंस के इक्वल हो जाएगा। तो कंडक्टिविटी का डेफिनेशन क्या हुआ, इट इज कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, राइट। और इस तरीका से हमारा यह फॉर्मूला आ जाता है। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, लेकिन दिमाग में रखेंगे हम लोग कि कंडक्टिविटी हमारा यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कंडक्टेंस होता है। अब मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, तो मोलर कंडक्टिविटी जो हमारा है, मोलर कंडक्टिविटी ये क्लियर है। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी को मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाई मोलारिटी। यहां पे एम होता है मोलारिटी, राइट, मोल पर लीटर। और ये वॉल्यूम जो रहता है हमारा सीसी में रहता है। मींस यह 1000, ये वो हमारा जो वॉल्यूम हुआ वो सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्म में रहता है। अब जब कप्पा का यूनिट हम लोग लेंगे, यहाँ पे इसको कप्पा बोलते हैं कंडक्टिविटी को। कप्पा का यूनिट अगर हम लोग लेते हैं खिचड़ी में साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, और ये वॉल्यूम जो हमारा मोल पर लीटर होता है, तो मोल पर लीटर को हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए फॉर्मूला आता है। तो यह हुआ सेंटीमीटर क्यूब और यह हुआ सेंटीमीटर का पावर -1, दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिट इसका क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज कप इज साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्योंकि ये हमारा मोलारिटी है तो मोल है, यहाँ पे वॉल्यूम तो लुट के ऊपर चला गया है इसका, तो वॉल्यूम को हम यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं। तो याद रखना है, मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट हम लोग कंडक्टिविटी का लेते हैं साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, और तो मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट मिलता है साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यह ऐसा यूनिट नहीं है, लेकिन जब चाहे तब हम लोग इसको एसआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इस यूनिट को एसआई में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कितना होगा, कन्वर्ट कर दो इसको एसआई यूनिट में। इसका एसआई यूनिट वैल्यू कितना हो जाएगा, साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स का एसआई यूनिट कितना हो जाएगा, साइमेंस तो वैसे ही रह जाएगा, सेंटीमीटर का वैल्यू मीटर में कन्वर्ट करो क्योंकि एसआई यूनिट मीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 मीटर, स्क्वायर है तो 10 का पावर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 का पावर 4 साइमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, राइट। तो इस तरीका से आप ये जो हमारा खिचड़ी यूनिट है उसको आप एसआई में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन इसी यूनिट में हम लोग यूज करें क्योंकि यहाँ पे इस फॉर्मूला पे डायरेक्टली हम लोग कंसंट्रेशन को मोलारिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्वेश्चन हमें मोलारिटी में दिया रहता है, इसलिए फटाफट इससे हम लोग बन जाता है। इस पे क्वेश्चन में दिखा रहा हूं किस तरीका से हम लोग इसको यूज करते हैं। जैसा फॉर्मूला मोलर कंडक्टिविटी का होता है उस तरह से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का भी होता है। यह हमारा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसमें वो फर्क क्या होता है, कप्पा तो यहाँ भी रहता है, 1000 तो यहाँ भी रहेगा, जहां वहां पे मोलारिटी रहता है यहाँ पे नॉर्मलिटी रहता है, राइट। यहाँ पे एन हुआ हमारा नॉर्मलिटी और मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्मूला में एम रहता है मोलारिटी। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कंसेंट्रेशन दिया हुआ है 0.2 मोलारिटी केसीएल सॉल्यूशन हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, कंडक्टिविटी दिया हुआ है, उसका वैल्यू दिया हुआ है, वो रहा है कैलकुलेट करो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो अगर हमारे इलेक्ट्रोलाइट का एन फैक्टर 1 होगा तो उसमें मोलर इक्विवेलेंट दोनों सेम होगा कि नॉर्मलिटी मोलारिटी सेम हो जाता है। तो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला है कप्पा इंटू 1000 बाई मोलारिटी दिया हुआ, डायरेक्ट फॉर्मूला पे आप यूज करो। कप्पा का वैल्यू उठाना चाहिए सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में,
तो मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू मिलेगा आपको साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में। काम खत्म। तो देख लो यहाँ पे के का वैल्यू रख देंगे हम लोग, कितना है 0.0248 और 1000 बाई 0.2, यहाँ पे 3 जीरो से डेसिमल तुम्हारा 3 डिजिट आगे हो गया, यहाँ पे डेसिमल है तो डेसिमल खत्म हो जाएगा यहाँ, राइट। तो उससे कट कर दो तो कितना हो जाएगा 124। तो आ गया मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू 124 साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, राइट। अगर आपको कन्वर्ट करना हो इसको एसआई सिस्टम में तो आप कर सकते हो, हालांकि यहाँ पे ऐसे की जरूरत नहीं पड़ता है। 124 इसको कन्वर्ट करो 10⁴ साइमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में, इस तरह से आप राइट कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला बहुत बेहतरीन है, इसको डायरेक्टली आप मोलारिटी के फॉर्म में आप यूज कर सकते हो, इसलिए ये फॉर्मूला ज्यादा कॉमन है। कंसंट्रेशन में वेरिएशन का कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी क्या इफेक्ट होता है वो डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। अब मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एक ही जैसा होता है, वो तो सेम है। मेन है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है कंडक्टेंस L/A। कंडक्टिविटी डिफाइंड कब किया गया है? जिसमें यूनिट वॉल्यूम हो। यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो कंडक्टिविटी डिफाइन करते वक्त हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के वॉल्यूम को यूनिट ले लिया है, तो यहां पे हम लोग वॉल्यूम नहीं चेंज कर सकते हैं। कंसेंट्रेशन जो होता है, C फॉर कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, C होता है नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम, ये हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस, और ये हुआ वॉल्यूम। अब कंसेंट्रेशन वेरी करने का दो तरीका है, आप आयंस के मोल को चेंज कर दो, मींस इलेक्ट्रोलाइट के नंबर ऑफ मोल को बदल दो, या और सॉल्वेंट ऐड कर दो, मींस वॉल्यूम चेंज कर दो। दोनों में से कुछ भी करोगे तो कंसेंट्रेशन चेंज हो जाएगा। बट ड्यूरिंग डिफाइनिंग कंडक्टिविटी वी assume volume of electrolyte solution is 1 unit, so here we can't change volume electrolyte solution। कंसेंट्रेशन बदलने के लिए इस बार वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते हैं। क्या चेंज करेंगे? नंबर ऑफ मोल। मींस या तो और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का मोल, इलेक्ट्रोलाइट का मोल डालेंगे या निकाल सकते हैं। तो कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे तो क्या होगा? कंसेंट्रेशन बढ़ाने से सॉल्यूशन में और इलेक्ट्रोलाइट्स के मोल आएंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स जितना ज्यादा मोल आएंगे उतना ज्यादा आयंस आएंगे, जितना ज्यादा आयंस आएंगे उतना ज्यादा कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है वो मोस्टली दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक होता है नंबर ऑफ आयंस, दूसरा होता है आयनिक वेलोसिटी। क्योंकि किसी सॉल्यूशन के किसी भी सब्सटेंस के कंडक्टिविटी ज्यादा का मतलब क्या हुआ? कंडक्टेंस का मतलब क्या हुआ? मींस उससे करंट इजीली पास करे, करंट ज्यादा पास करे। तो करंट किस पे डिपेंड करता है? चार्ज बाई टाइम पे। मींस अगर सॉल्यूशन से चार्ज ज्यादा पास करेगा तब भी करंट ज्यादा होगा, और चार्ज के स्पीड अगर हाई रहेगा तो वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में चार्ज के टाइम कम लगेगा, मींस टाइम भी कम होगा। टाइम कम होगा तब भी करंट ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा होगा तब भी करंट ज्यादा होगा। इसका मीनिंग हुआ कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में आयंस का नंबर जितना ज्यादा होगा कंडक्टेंस उतना ज्यादा होगा, या आयन का वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा कंडक्टेंस उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जब हम लोग कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का तो उसमें नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहा है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगा? कंडक्टिविटी बढ़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कंसंट्रेशन अगर आप इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा। मींस कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इंक्रीजेस with increase in concentration। इस बात को याद रखेंगे। अब साइमल्टेनियसली हमारे पास आता है मोलर कंडक्टिविटी, कि व्हाट विल हैपन इन द केस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्ट मींस अगर आप कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो उसके ऊपर मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होगा। तो मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाई मोलारिटी। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है, मैं याद दिलाऊंगा। मोलर कंडक्टिविटी का डेफिनेशन होता है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन का जो कंडक्टिविटी होता है दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। मींस मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन करते वक्त आपने मोल को फिक्स कर दिया है। मींस 1 से 2 मोल कर दोगे तो फिर मोलर कंडक्टिविटी रहेगा नहीं।
तो मोलर कंडक्टिविटी में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट रहना चाहिए, इसलिए इस बार कंसंट्रेशन को अगर आप चेंज करोगे तो आप यू आर नॉट अलाउड टू चेंज नंबर ऑफ मोल्स। इस बार आयंस के मोल को चेंज नहीं कर सकते हो, इस बार वॉल्यूम को चेंज कर सकते हो, इस बार नंबर ऑफ मोल्स हमारा कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है। तब वॉल्यूम के चेंज करने का क्या इफेक्ट होगा उस चीज को मैं बता रहा हूं, तो उसको देखिए ग्राफिकली बता रहा हूं। यह एक्सिस हमारा है मोलर कंडक्टिविटी का, ये हमारा एब्सिस है, और इस जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है एब्सिसा, इस पे हम लोग लेते हैं हमारा ऑर्डिनेट है एब्सिसा, इस पे हम लेते हैं कंसंट्रेशन का रूट अंडर कंसंट्रेशन। अब मैं इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट दिखा रहा हूं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस में ग्राफ इस तरह से रहता है, यह ग्राफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का ग्राफ है। मैं इसे ग्राफ दिखा रहा है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, रूट अंडर सी मींस कंसंट्रेशन हुआ, जैसे जैसे घट रहा है मींस इधर से इधर आ रहे हो तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, मींस मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन डिक्रीज होने का मतलब हुआ डायल्यूशन बढ़ रहा है, वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं हम लोग, ज्यादा ऐड कर रहे हैं, बढ़ते बढ़ते एक समय आएगा जिसमें कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, उस समय मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है, और उस जब जिस समय कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, कंसंट्रेशन तो थ्योरेटिकली तो कभी जीरो होगा नहीं बट प्रैक्टिकली जीरो हो सकता है। जैसे मान लो आपको शरबत बनाने के लिए कहा गया, आपके घर में गेस्ट आए हैं और आप क्या करो कि 1 लीटर वाटर में 1 ग्राम शुगर डाल के शरबत बना दो। बताओ शरबत जो होगा आपका वो पिलाओ किसी को तो उसको मीठा लगेगा? लगेगा, पानी पी रहे हैं। तो प्रैक्टिकली तो वाटर है, सॉल्यूशन है ही नहीं, बट थ्योरेटिकली दैट सॉल्यूशन है सॉल्यूट, बट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी वेरी लेस, सॉल्यूट का अमाउंट बहुत बहुत कम है, तो आप मान सकते हो कि उस शुगर का कंसंट्रेशन क्या हो गया, अप्रोक्सीमेटली जीरो हो गया। तो जिसमें कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम, जिसमें कंसंट्रेशन जीरो होगा, कंसंट्रेशन जीरो कब होगा, जब वॉल्यूम हमारा इंफिनिटी होगा, व्हेन कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो वॉल्यूम टेंड्स टू इंफिनिटी, राइट। जब हमारे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है उसमें मानते हैं कि सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है इनफाइनाइट हो गया, इन सॉल्वेंट के वॉल्यूम सॉल्यूट के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इनफाइनाइट हो गया, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इनफाइनाइट डायल्यूशन हो गया। जिस समय कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो होता है बोलते हैं कि इनफाइनाइट डायल्यूशन हो गया, इनफाइनाइट डायल्यूशन। और आप ग्राफिकली देख रहे हो कि जैसे जैसे डायल्यूशन बढ़ रहा है वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रहा है, और जिस समय डायल्यूशन इनफाइनाइट हो गया उस समय मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू मैक्सिमम हो गया, और इस मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी को मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको इन्फिनिटी से भी शो करते हैं और हम लोग नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यह हुआ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन जो मैक्सिमम हुआ। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है ग्राफ। अब पॉइंट यह है कि मोलर कंडक्टिविटी डायल्यूशन बढ़ाने के साथ केस क्यों बढ़ रहा है, उसके पीछे रीजन यह है कि मैं आपको बताया हूं कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कंडक्टेंस दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक नंबर ऑफ आयंस, दूसरा आयोनिक वेलोसिटी पे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस तो सेम रहेगा क्योंकि हमारा नंबर ऑफ मोल चेंज होगा, एक ही मोल हमारे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर रहेगा, तो नंबर ऑफ मोल सेम रहेगा, लेकिन उसका वेलोसिटी बदल सकते हैं। जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, 1 मोल सोडियम 1 मोल Cl- है, सोडियम प्लस Cl- सॉल्यूशन में मोशन करता है, इसकी वजह से करंट फ्लो होता है। अब चूंकि दोनों अलग अलग है, कटायन एनायन है, तो मोशन जरूर करता है बट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहता है, जिसकी वजह से उनका स्पीड कम रहता है। अब अगर उसमें और सॉल्वेंट जैसे जैसे सॉल्वेंट डालते जाओगे वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा सॉल्वेंट जैसे जाएगा, आयंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, आयंस के बीच में सॉल्वेंट बढ़ता जाएगा तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता जाएगा, तो उनका स्पीड क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे सॉल्वेंट हम लोग ऐड करते जाते हैं वैसे वैसे आयंस के बीच में सॉल्वेंट बढ़ने लगता है, वैसे वैसे आयंस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगता है, और वैसे वैसे हमारा आयनिक वेलोसिटी मींस आयनिक मोबिलिटी बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी डायल्यूशन के साथ इसलिए बढ़ता है कि डायल्यूशन करने से आयनिक वेलोसिटी और आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज होता है, राइट। ये जो ग्राफ जो आप देख रहे हो, इस ग्राफ को डिवाई ऑन सागर नाम के साइंटिस्ट दिए थे, डिवाई ऑन सागर,
इसलिए इस ग्राफ को हम लोग डिबाई-ऑन-सागर ग्राफ भी बोलते हैं और इक्वेशन भी बोलते हैं। मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन माइनस ए रूट अंडर सी। यह हमारा डिबाई-ऑन-सागर इक्वेशन है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी का कंसंट्रेशन के साथ जो वेरिएशन होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। ये यहाँ पे कांस्टेंट होता है और यह हुआ मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, यह हुआ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, और इस तरीके से डिबाई-ऑन-सागर इक्वेशन इसको बोलते हैं हम लोग, डिबाई-ऑन-सागर इक्वेशन, राइट। तो यह हमारा ग्राफ हुआ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का, जिस ग्राफ से आप देख रहे हो एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करके आप पता कर सकते हो कि इनफाइनाइट डायल्यूशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा। अब मैं बताने जा रहा हूं कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा तो उनका मोलर कंडक्टिविटी किस तरह से वेरी। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा सॉल्यूशन रहता है इसका मोलर कंडक्टिविटी भी कंसंट्रेशन के साथ कैसे से डायल्यूशन बढ़ता है उससे इंक्रीज होता है। मींस जैसे आप देख लो जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है। इनफैक्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का जो ग्राफ होता है वो उसमें आप देख रहे हो कि उसमें इंक्रीमेंट स्ट्रॉन्ग से भी ज्यादा होता है। मींस स्ट्रॉन्ग वीक दोनों को एक ही ग्राफ में अगर हम लोग राइट करें तो इस तरह से ये स्ट्रॉन्ग का हुआ ये वीक का हो गया। मींस वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी डायल्यूशन के साथ इमेंसली इंक्रीज होता है, स्ट्रॉन्ग से ज्यादा इंक्रीज होता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल यह है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी जैसे जैसे आप डायल्यूशन बढ़ाते हो वैसे वैसे आयनिक मोबिलिटी तो यहाँ ही बढ़ता है। इनफैक्ट यहाँ पे एक और फैक्टर काम करने लगता है, वो काम यह कर, जैसे मान लो वीक इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे मैं ले लिया यहाँ पे सॉल्यूशन हमारा एसिटिक एसिड का है। अब एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसको अगर वाटर में डालोगे तो पार्शियल डिसोसिएट होगा और डिसोसिएट होकर के आयन प्रोड्यूस करेगा। अब मान लो अगर 10 मोल अगर आपने एज पर एग्जांपल 10 मोल अगर आपने एसिटिक एसिड का लिया है और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 20% है तो 2 मोल इसका डिसोसिएट होगा। तो एसिटिक एसिड का जो 2 मोल डिसोसिएट होकर के एसीटेट आयन और H+ प्रोड्यूस करेगा, यही डिसोसिएटेड एसीटेट आयन और H+ हमारे सॉल्यूशन के मोलर कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, बिकॉज न्यूट्रल मोलेक्यूल can't conduct electricity. Neutral molecules are not neutral solute molecules or electrolytes are not responsible for current, means conduct molar conductivity, means 8 मोल जो हमारा एसिटिक एसिड का डिसोसिएटेड नहीं है उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा कंडक्शन में, जो डिसोसिएटेड है वही करेगा। तो होता क्या है यहाँ पे कि हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में फॉर्मूला होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट का K इज इक्वल टू C alpha square by 1 minus alpha. If alpha is very less than 1 then 1 minus alpha approximately 1 हो जाता है। Means C alpha square इक्वल टू K हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो अल्फा इक्वल टू हो जाता है अंडर रूट K by C। Means कंसंट्रेशन जैसे से डिक्रीज होगा अल्फा वैसे इंक्रीज होगा। मींस वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कंसंट्रेशन डिक्रीज करने के साथ इंक्रीज होता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन केस में जैसे से कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है वैसे वैसे अल्फा बढ़ता है। अल्फा बढ़ने का मतलब हुआ ज्यादा से ज्यादा हमारा इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होकर आयन प्रोड्यूस करता है। जैसे अल्फा बढ़ जाएगा तो जो 2 मोल डिसोसिएट हो तो 3 करेगा, और अल्फा बढ़ेगा तो 4 करेगा, 5 करेगा, 6 करेगा, 7 करेगा, 8 करेगा, 9 करेगा, 10 करेगा। मींस 10 का 10 जितना मोल लियो पूरा का पूरा भी डिसोसिएट हो सकता है। यही वजह है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन केस में डायल्यूशन बढ़ाने के साथ मोलर कंडक्टिविटी में जो इंक्रीमेंट होता है वो स्ट्रॉन्ग से ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे दो फैक्टर काम करता है। एक, आयनिक मोबिलिटी तो यहाँ भी बढ़ता है, आयनिक वेलोसिटी तो यहाँ भी बढ़ता है। सेकेंडली यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके जी, फैक्ट। हाँ, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में हम लोग ग्राफ से मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्राफ हमारा इस एक्सिस को कहीं कट करता ही नहीं है, पैरेलल हो जाता है। मीन जिसमें कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0 हमारा होगा, मीन जिसमें डायल्यूशन टेंड्स टू इनफिनिटी होता है उसमें मोलर कंडक्टिविटी टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाता है, पैरेलल हो गया। इसलिए यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। मीन्स इस तरह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करते हैं।
इसे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के हेल्प से निकालते हैं। जैसे यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू होगा मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसेंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारा अल्फा होता है डिसोसिएटेड मोल्स बाय इनिशियल मोल्स टेकन का रेशियो होता है। अब मान लो जैसे एसिटिक एसिड का अभी प्रेजेंट सिचुएशन में देख रहे हो, मान लो 3 मोल डिसोसिएट हुआ है, तो 3 मोल डिसोसिएट होगा तो उसी के अकॉर्डिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा। लेकिन जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो जाएगा, उसमें जितना आप लिए रहोगे एसिटिक एसिड टोटल का टोटल डिसोसिएट हो जाएगा। तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन रिप्रेजेंट करता है। जिस समय डाइल्यूशन इनफाइनाइट होता है उसमें ऑल मोल्स जो हम लिए रहेंगे अपने वीक इलेक्ट्रोलाइट का टोटल डिसोसिएट हो जाएगा। इसलिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन रिप्रेजेंट करता है टोटल मोल्स टेकन को रिप्रेजेंट करता है, और मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसेंट्रेशन रिप्रेजेंट करता है उस टाइम पे जितना डिसोसिएटेड मोल्स रहता है उसको, राइट। तो ये हमारा हुआ अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के हेल्प से हम लोग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते हैं, राइट। और फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे अल्फा का वैल्यू मिल गया, इस वैल्यू को यहाँ पुट करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इस तरीका से वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हैं और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। अब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स का निकालने के लिए कोलोरॉस लॉ आता है। तो अब मैं बताने जा रहा हूं कि कोलोरॉस लॉ का क्या रोल है, उसका क्या यूज है। कोलोरॉस लॉ फॉर इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। कोलोरॉस लॉ क्या बताता है? कोलोरॉस लॉ हमें बताता है कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। कोलोरॉस लॉ हमें बताता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का मींस स्ट्रांग हो या वीक हो, सबके लिए कोलोरॉस लॉ एप्लीकेबल है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैसे निकालेंगे उसके बारे में लॉ बताता है। मोलर कंडक्टिविटी के वैल्यू मैक्सिमम तब होता है जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट होता है, इसलिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी होता है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो कोलोरॉस लॉ के अकॉर्डिंग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, वो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग हो या वीक हो सबके लिए है। कोलोरॉस लॉ का स्टेटमेंट है। अब इसको इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस क्यों बोलते हैं? उसके पीछे रीजन ये है कि जिस समय डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो जाता है उस समय सॉल्वेंट इतना ज्यादा रहता है कि हर सॉल्यूट का पार्टिकल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाता है, बहुत दूर हो जाता है, इसलिए इंडिपेंडेंट हो जाता है। इसलिए इस लॉ को बोलते हैं कोलोरॉस लॉ फॉर इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। कोलोरॉस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी उसके आयंस के मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होगा। मींस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू होगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट का मतलब हुआ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम प्लस, राइट। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड का मीनिंग हुआ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस। इस तरीका से कोलोरॉस लॉ का यूज ये है कि यह ऑल टाइप के इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला देता है। इस सबके लिए एप्लीकेबल है, राइट। इस तरीका से इस वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 1 पार्ट मींस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो हमारा है वो फर्स्ट पार्ट को मैं कंप्लीट कर दिया। दूसरे वीडियो जो वो भी 1 आवर का है क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है इसलिए इसमें टाइम ज्यादा लगता है, और मैं इस तरह से आपको बताऊं कि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ये रिवीजन कंप्लीट होता है। अब दूसरे वीडियो भी 1 आवर का रहेगा जिसमें गैल्वेनिक सेल बताऊंगा, पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 घंटा में आपको कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।